हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे ब्राह्म चिन्ह और ब्राह्म चिन्हों को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत अच्छे डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको, ताकि एक बार में सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है। और इन ब्राह्म चिन्हों में से एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको, ब्राह्म चिन्ह होता क्या है और हिंदी में हिंदी के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए ब्राह्म चिन्हों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो हिंदी के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए कुल या मूल रूप से, अगर मूल रूप से ब्राह्म चिन्हों की संख्या कहा जाए तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि वाक्यों के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कामता प्रसाद गुरु ने मूल रूप से ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई, लेकिन कुल देखा जाए तो 24 चिन्ह देखने को मिलते हैं। मूल रूप से 20 चिन्ह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और कुल कहा जाए तो 24। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ब्राह्म चिन्ह होता क्या है। ब्राह्म का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम। फिर से सुनिए, ब्राह्म का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम। अब रुकना क्या होता है रुकना? तो वाक्यों में रुकने के लिए, वाक्यों में, अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं वाक्य, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या होता है वाक्य, और वाक्यों के माध्यम से ही हमें भाषा समझ में आती है। तो वाक्यों में रुकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को, फिर से सुनिए, वाक्यों में रुकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। ठीक है। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिन्हों को ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। तो रुकते क्यों हैं, हमें रुकने की क्या आवश्यकता हुई और वहां पर चिन्ह लगाने की क्या आवश्यकता हुई? तो देखिए, विद्यार्थी पढ़ने या लिखने के दौरान, बोलते समय, सांस लेने के दौरान और लिखते समय लेखक अपने अर्थों को स्पष्ट करने के लिए, विद्यार्थी पढ़ने या लिखने के दौरान, बोलते समय, सांस लेने के दौरान, लिखते समय लेखक अपने अर्थों को स्पष्ट करने के लिए तथा भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए हमें जिन संकेत चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। और देखिए, हम बोर्ड पर इसलिए लिख देते हैं सारी चीजें ताकि हम आपको अच्छे तरह से समझा सकें, वो भी कम समय में, और आपका एक बहुत अच्छे से एक हिंदी का एक नोट्स कंप्लीट तैयार हो सके। मेरे पढ़ाने के बाद आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। ऐसा कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ नहीं होगी कि हिंदी में जो टॉपिक पढ़ा दें उसमें से हम कोई चीज़ छोड़ें। ठीक है। तो आप विश्वास बनाए रखिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। जो टॉपिक हम कवर कराएंगे उस टॉपिक को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है। तो जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। अब ब्राह्म चिन्ह वाक्यों के शब्दों के अर्थ को, सुनिए, ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में वाक्य में क्या होते शब्द, वाक्य में शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, कि प्रारंभ में करते हैं या बीच में करते हैं? तो ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या हम अंत में करते हैं। तो ब्राह्म चिन्ह, देखिए चिन्ह किस तरह से लिखा जाता है। चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर ना, अगर हम इस तरह से चिन्ह लिख रहे हैं तो जी हमारा चिन्ह गलत है, चिन्ह इस तरह से सही होता है, या फिर चिन्ह इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। ये चिन्ह सही है, ये चिन्ह सही। अगर इस तरह से चिन्ह लिखा है या लिखते हैं तो आपका वो गलत होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए, तो विराम चिन्ह वाक्यों के बीच में लगता है या वाक्य के अंत में लगता है। यदि विराम चिन्हों का, यदि वाक्य में शब्दों के अर्थ को स्पष्ट न किया जाए या हम वाक्य में सही जगह सही विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो हमारे उस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, यदि विराम चिन्हों का सही से प्रयोग वाक्य में न किया जाए तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन हिंदी में क्या है, हम कहीं भी कोई भी कैसा भी चिन्ह लगा देते हैं और चला आता है। ठीक है, तो वाक्य में या हिंदी को समझने के लिए हमें विराम चिन्हों का ज्ञान अति महत्वपूर्ण आवश्यक है कि किस जगह पर हमें विराम चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। तो देखिए जरा, जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए, जैसे हमने लिखा है, एक वाक्य लिखा है, रो को मत जाने दो। फिर से सुनिए, रो को मत जाने दो। अब यहाँ पर हमने एक चिन्ह लगाया, विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह का नाम है अल्प विराम। हमने लिखा रो को मत जाने दो। अभी चिन्ह यहाँ रोको के बाद लगा, इसका अर्थ क्या है, रोको मत जाने दो, यानी हम उसे रोकने के लिए कह रहे हैं, जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो इसका रोको, यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया, रोको अल्प विराम लगाया, मत जाने दो, इसका अर्थ है रोक लो, उसे जाने मत दो। इस वाक्य का अर्थ है, जब हमने रोको के बाद क्या लगाया दिया, हमने अल्प विराम लगा दिया। अब देखिए दूसरा वाला, रोको मत। अब हमने रोको मत, अब मत के बाद हमने अल्प विराम लगाया है, तो रोको मत जाने दो, रोको मत उसे जाने दो, कह रहे उसे मत रोको, उसे जाने दो। इसका दूसरे वाले का अर्थ है कि रोको नहीं, उसे जाने दो। तीसरा देखिए, रोको फिर अल्प विराम, थोड़े समय के लिए रुके, रोको मत पढ़ने दो, रोको मत पढ़ने दो। इसमें पढ़ने के लिए मना किया जा रहा, इस वाले वाक्य में पढ़ने के लिए मना कर रहा है, कह रहा है रोको उसे पढ़ने मत दो, उसे अभी मत पढ़ने दो, उसे यानी पढ़ने के लिए क्या कर रहा, मना करना जा रहा। जब हमने यहाँ पर लगाया रोको के बाद अल्प विराम लगाया। लेकिन चौथे वाले में देखो, रोको मत पढ़ने दो, इसमें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि उससे भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, उसे मत रोको, उसे पढ़ने दो। तो यहाँ पर अगर देखो अल्प विराम थोड़े से ही आगे पीछे या सही जगह ना लगाएं तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कहा गया कि यदि वाक्य में विराम चिन्हों का सही तरह से प्रयोग ना किया जाए तो हमारे वाक्य का अर्थ का अनर्थ होने लगता है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें हिंदी को पढ़ने या समझने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता हुई, ताकि हम अपने भाव या विचार सही तरह से व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो वाक्यों के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसे कितने विराम चिन्ह हैं, तो ऐसे कामता प्रसाद के अनुसार मूल रूप से कितने हैं, 20 और कुल हैं 24। तो यहाँ पर हमने मूल रूप से और कुल जितने भी विराम चिन्ह हैं सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं और इनको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए जरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का ये होता है सिंबल। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह या इतने सारे जो हमने 24 विराम चिन्ह लिखे हैं, इनका वीडियो और बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम इन चिन्हों के क्या चिन्ह होते हैं, इनके सिंबल क्या होते हैं, इस वाले वीडियो में यही कवर करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक एक विराम चिन्ह, 24 चिन्ह है विराम चिन्ह, प्रत्येक चिन्ह को हम बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, आप उसका तुरंत आंसर बता सकते हो। ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो सबको मालूम होता है कि वाक्य में जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम इसका डिटेल नहीं बता रहे, अभी ओनली केवल सिंबल बता रहे। आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है
कि निर्देशक चिन्ह का क्या सिंबल होता है या आपसे अल्पविराम का क्या होता है। एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक दूसरे तरह से प्रश्न ये पूछा जाता है कि इन 24 विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं और कब करते हैं। तो 2-3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज इन विराम चिन्हों के सिंबल क्या होते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। तो देखिए जरा, दूसरा है विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसका होता है, ठीक है, इस तरह का चिन्ह होता है। अगला आता है पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक को हम आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। चिन्ह आप जरूर लिखना कि कैसे लिखा जाता है, चिन्ह पे विशेष ध्यान देना। अगला आता है पूर्ण विराम या खड़ी पाई विराम। पूर्ण विराम या खड़ी पाई विराम का प्रयोग ये होता है, ठीक है, इसको खड़ी पाई या पूर्ण विराम, जब हम वाक्य पूरा बोल देते हैं या वाक्य पूरा कर लेते हैं तब हम इस पूर्ण विराम या खड़ी पाई चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला आता है अपन का अर्धविराम चिन्ह। तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, ठीक है, तो ये अर्धविराम चिन्ह हो गया। अगला आता है यहाँ पर अल्पविराम चिन्ह। तो अल्पविराम चिन्ह का सिंबल ये होता है इस तरह से, ठीक है, ये अल्पविराम चिन्ह होता है। अगला आता है उपविराम या अपूर्ण विराम या विसर्ग। उपविराम, अपूर्ण विराम या विसर्ग, इसका चिन्ह ये होता है। आपने देखो विसर्ग में इसमें ब्रैकेट लगा दें हम, अब देखिए जरा, निर्देशक चिन्ह या इसी को डैश बोले, निर्देशक चिन्ह या इसी को हम डैश बोले, अंग्रेजी में से डैश बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में लगता है, ये बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह डैश बोलते, ये बड़ा होता है। अगर योजक या सामसिक या संयोजक चिन्ह कहा जाए तो ये छोटा होता है। ये क्या होता है, ये निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। अब देखिए जरा यहाँ पर लोप सूचक चिन्ह। तो लोप सूचक चिन्ह या वर्ज्य चिन्ह क्या होता है, देखिए इस तरह से, तो इस तरह से लोप सूचक चिन्ह या वर्ज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना हो तो डेट 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 करके समझ जाओ कि क्या आपके बारे में बोल रहे हैं। तो वहाँ लोप सूचक या वर्ज्य चिन्ह का इस तरह से सिंबल होता है। अगला आता है रिक्त स्थान चिन्ह। आपको लगता है कि रिक्त स्थान इसी को बोला जाता है, लेकिन रिक्त स्थान में ओनली 3 डैश होते हैं। रिक्त स्थान में केवल और केवल 3 डैश होते हैं, उसे रिक्त स्थान बोलते हैं। अगला आता है पाद चिन्ह। तो पाद चिन्ह देखिए यहाँ ऊपर प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पाद चिन्ह, ये ऊपर होता है पाद चिन्ह। अगला आ जाए पाद बिंदु चिन्ह। तो जैसे क्या है, गणित में या मैथ में जो डिवाइड का जो सिंबल होता है उसी को हम पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुल्यता सूचक या समता या बराबर चिन्ह। आपने तो देखा होगा इक्वल यानी बराबर का चिन्ह गणित में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। अगला आता है एकल उद्धरण। एकल उद्धरण या इसी को हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। एकल उद्धरण या इसी को हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं। ये इस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। एक होता है दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। दोहरा इस तरह से होता है, यानी इसी को डबल डबल कर दे तो हो गया। अगला आता है अनुवृत्ति चिन्ह। इसको बोलते हैं हम अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह या इसी को पुनरुक्ति चिन्ह बोलते हैं। इसका प्रयोग देखिए इस तरह से किया जाता है, जब हम विवाह शादी में किसी का नाम व्यवहार लिखते हैं
तो उसमें श्रीमान लगा करके फिर डैश 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 लिखते जाते, प्रत्येक के नाम के आगे हम श्रीमान नहीं लगाते, एक में पहले शुरुआत में हमने श्रीमान लगा दिया, उनका सम्मान फिर डैश डैश ऐसी करते, तब वहाँ आपने देखा होगा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हंस पद, त्रुटि पद या काक पद या स्मरण या विस्मरण चिन्ह। जब हम कोई वाक्य लिखते हो, वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है ना। अगला आता है हमारा लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षिप्त चिन्ह क्या होता है, किसी बड़े नाम को जब छोटा लिखते हैं तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आता है अंग्रेजी में लाघव या संक्षिप्त चिन्ह। तो अंग्रेजी में यहाँ पर बिंदु लगा देते, जैसे MA BA लिखते ना तो अब वहाँ पर लगा देते इस तरह से, ठीक है। अगला आता है हमारा विकल्प चिन्ह या तिरछी रेखा चिन्ह, या किसी का ऑबला, जैसे सोनू मोनू एक ही नाम, किसी व्यक्ति की एक नाम हो तो ऐसे डैश लगा देते, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। जैसे कि हंस पद तो इसका स्लैश है, ये स्लैश, हंस पद बोले स्लैश, त्रुटि पद बोले स्लैश, काक पद बोले स्लैश, विस्मरण, ये तिरछा होता है, इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तिरछा होता है सिंबल, सीधा नहीं होता है, तिरछा होता है, ठीक है। यहाँ पर सीधा है लेकिन ऐसी तिरछा सिंबल होना चाहिए जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है। अगला आता है दीर्घ उच्चारण या वर्तुल चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरह का होता है, ठीक है। अगला आता है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह देखिए, ये छोटा कोष्टक, ये अल्प विराम, तो ये मंझला कोष्टक, ये अल्प विराम, फिर ये आता है हमारा बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। हिंदी में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा छोटे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला आता है हमारा टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह या फुट नोट चिन्ह, ठीक है। फुट नोट चिन्ह ये क्या होता है, जैसे कि ये हमारा स्टार बना दिया, देखिए कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर होते तो और भी हैं लेकिन यहाँ पर देखिए हिंदी में छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छोटे कोष्टक का प्रयोग किया गया है। अगला आता है टीका सूचक। तो टीका सूचक में देखिए ये स्टार, यहाँ पर प्लस हो सकता है, ठीक है, स्टार प्लस और प्लस माइनस 1 2 3 डेट डेट, इसी तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। ये टीका सूचक चिन्ह या तारक चिन्ह या फुटनोट होते हैं। अगला आता है समाप्ति सूचक या इतिश्री चिन्ह। समाप्ति सूचक या इतिश्री चिन्ह आपने देखा होगा, तो समाप्ति सूचक या इसी तरह कहीं कार्ड आर्ट में आपने इस तरह का सिंबल जरूर देखा होगा और आप लोग उससे डिजाइन समझने लगते हैं, लेकिन वो समाप्ति सूचक या इतिश्री का चिन्ह होता है। तो आज इस वीडियो में हमने विराम चिन्ह के जितने विराम चिन्ह होते हैं उनको हमने बहुत डिटेल से यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट वीडियो में इनका कहाँ प्रयोग होता है, कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अच्छा सा एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।